Can you see HNO3, 1 hydrogen, 1 nitrogen, 3 oxygen. So how will you calculate its molecular mass? 1 hydrogen will be having the molecular mass of 1 grams or 1 U. Okay. Then plus, you will do plus. Then 1 nitrogen is having 14 U atomic mass. Yes, ma'am. Then plus, you will put a plus here. And then you will add oxygen 3. 3 oxygens are there. So 3 oxygen, 1 atom, oxygen 1 atom weight is, what is the oxygen 1 atom weight? 8 U. Okay, atomic mass. If I calculate atomic mass, so it's 8 U. What will come? 24 here. Then 14 from here. Then 1. 1 plus. So what you will get? 44819, 39. मेरा भी अलग आ गया आपसे. Now what is correct? There are different answers, and what is correct answer? Let us see. शायद इस स्लाइड में दिया हुआ था HNO3 का मास और नहीं दिया होगा. 63. 16, 8 की जगह 16 यूज हुआ है यहाँ ऑक्सीजन के वेट में. Atomic mass is not 8. 8 is the atomic number. 8 is the atomic number. Atomic mass is 16. That was my mistake. 16 into 3. ठीक है, 48. Then 14 and then 1. So mistake मेरी भी हो गई यहाँ पर. 8U ले लिया मैंने इसमें. 16 था ऑक्सीजन का एटॉमिक मास. ठीक है, is it clear? Yes, ma'am. Now coming to mole concept. ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन O2. ग्राम एटॉमिक मास की अगर बात करो तो सिंगल ऑक्सीजन की बात नहीं करते, 2 ऑक्सीजन की जो इसकी एलिमेंटल फॉर्म जिसमें ये एग्जिस्ट करती है उसकी बात करते हैं. 32 ग्राम्स हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास. ग्राम मॉलिक्यूलर मास H2O में 16 और 1 into 2 plus 16. यहाँ पर एक बार हमें क्लियर करना चाहिए कि मोल रिप्रेजेंट 2 थिंग्स. 2 चीजें क्लियर होनी चाहिए. मोल रिप्रेजेंट 2 थिंग्स. It represents a definite number of particles, atoms, molecule or ions equal to 6.022 into 10⁻23. एक मोल के अंदर मतलब डेफिनेट इतने पार्टिकल्स होंगे या एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे उस सब्सटेंस के या आयंस होंगे. एक मोल में इतने उनके नंबर होंगे. एंड इट रिप्रेजेंट डेफिनेट मास ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास. और वो उसका एक पर्टिकुलर वजन भी होगा ग्राम एटॉमिक मास के बराबर. और कंपाउंड या एलिमेंट का हो सकता है वो, डिपेंडिंग के किस चीज का मोल है वो. Is it the mole of compound or the mole of element? उसके बेसिस पे. Now elemental symbol के बारे में हमने पढ़ा था. So we will watch one video here how to calculate the gram atomic mass, molecular mass and mole concept. ठीक है. I am trying to share video on molecular mass and mole
concept. They used a mass spectrometer to determine the mass of the carbon-12 atom and found it to be 1.992648 multiplied by 10 raised to minus 23 gram. They then divided 12 gram moles of carbon-12 by the mass of carbon-12 and obtained 6.0221367 multiplied by 10 raised to 23. This is how Avogadro constant is formed. ठीक है, इस तरह से आपका एवोगैड्रो कांस्टेंट बना है कि पहले 1 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप का वेट निकाला गया था, फिर एटॉमिक मास यूनिट बनाने के लिए क्या किया गया, 12 ग्राम मोल ऑफ कार्बन 12 को मास ऑफ कार्बन 12 एटम से डिवाइड किया गया. ठीक है, मास ऑफ कार्बन 12 अभी हमने देखा स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से इन्होंने मास ऑफ कार्बन 12 एटम का मास ढूंढा था, तो वो इतना था 1.992648 इंटू 10⁻⁻23. और जब इन दोनों को डिवाइड किया गया तो दे गॉट एवोगैड्रो कांस्टेंट, Na की वैल्यू उन्हें मिली. ठीक है, 12 ग्राम मोल ऑफ C12 अपॉन 1.99, दैट इज यहाँ पे क्या होगा, ये जब डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट दिस नंबर. आपको ये नंबर मिलता है जिसका यूनिट बनता है एटम्स पर मोल. एटम्स पर मोल इज द यूनिट ऑफ द एवोगैड्रो कांस्टेंट. Which is the number of atoms in 1 mole or 12 gram of carbon. This is the value of 1 mole. तो ये 1 मोल कार्बन 12 के अंदर इतने एटम्स होते हैं. These are the number of atoms in 1 mole of carbon 12. Number of atoms. एवोगैड्रो कांस्टेंट किसके बराबर है? एवोगैड्रो कांस्टेंट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी वन, किसी भी चीज के 1 मोल के एटम्स के बराबर. कैन यू सी, द यूनिट इज एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स पर मोल. पर मोल मतलब 1 मोल में इतने एटम हैं. क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? And is known as Yes, ma'am. or Avogadro's constant. In honor of Avogadro. सो एमिडियो एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट के ऑनर में इस कांस्टेंट को एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट बोला गया. इसे Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं. The number of elementary entities, atoms, or molecules, or ions in 1 mole of substance. So this is the number of elementary quantity or entities in the 1 mole of substance. 1 mole of substance में कितने नंबर
होते हैं वो इसका एवोगाड्रो We नंबर can का see that वैल्यू। 1 mole of water molecules contains 6.022 multiplied by 10 raised to 23 water molecules. Having found the number of moles in a substance, we can determine the mass of a mole, also known as molar mass. Molar mass is the mass of 1 mole of substance expressed in grams. The molar mass is numerically equivalent to the atomic or molecular or formula mass in U. Let's determine the molar mass of water. We know that water comprises 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. We can obtain the atomic masses of hydrogen and oxygen from the periodic table. The atomic mass of hydrogen is 1.00794 and the atomic mass of oxygen is 15.9994. If we add the atomic masses of 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom, we get the molar mass of water as 18.02 grams. So with the periodic table, with the exact amount or exact molar mass, we can get the exact molar mass adding the 1 hydrogen atom mass, atomic mass and 2 ऑक्सीजन एटम के एटॉमिक मास को जब जोड़ते हैं तो हमको 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के जब जोड़ते हैं तब हमें H2O यानी 2 हाइड्रोजन 1.0794 1.00794 इन दोनों को, ये दोनों हाइड्रोजन के मास है। 15.99 किसका है? ऑक्सीजन का। तो हमको 18.0153 मिलता है, वो approximately equal to 18.02 के है, and that is the mass of water, molar mass of We water. learned that molecular mass of a substance can be obtained by adding the atomic masses of all the atoms present in 1 molecule of the substance. And the molar mass is numerically equivalent to the atomic or molecular or formula mass in U. So molar mass तीनों के जैसा ही होता है। मोलर मास भी सेम क्वांटिटी है जैसे कि एटॉमिक मास है, मोलर मास भी इक्विवेलेंट क्वांटिटी है जैसे कि कोई फॉर्मूला मास है। तो दीज आर ऑल इक्विवेलेंट क्वांटिटीज, ये इक्विवेलेंट क्वांटिटीज होती है। इज इट क्लियर? Thus, we can conclude that the mass of 1 mole of any substance is equal to its molecular mass. तो हम ये भी कह सकते हैं कि मास 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का मास के मोलिकुलर मास के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने क्या देखा ऊपर रिलेशन के मोलर मास एटॉमिक मास के बराबर है, एटॉमिक मास के या मोलिकुलर मास या फॉर्मूला मास U के बराबर ही मोलर मास होता है, यानी मास ऑफ 1 मोल। ठीक है, मोलर मास का मतलब क्या है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज ओनली मोलर मास। मोलर मास किसके बराबर है? मॉलिक्यूलर मास के बराबर है, जो U में हम लोग निकालते हैं उसके बराबर होता है 1 मोलर मास। क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? वेरी सिंपल इट इज। Yes, ma'am. ये मोलर मास आपका मॉलिक्यूलर मास के बराबर है। Yes, ma'am. Scientists also require to know the percentage of elements present in a compound. परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड मतलब H2O में कितना परसेंट हाइड्रोजन है और कितना परसेंट ऑक्सीजन है उसको पता करना, To determine the purity of the chemical compound. और इसी से केमिकल कंपाउंड की प्योरिटी पता चलती है। The percentage composition of elements or constituent in a compound is the number of parts by mass of that element or constituent present in 100 parts by molar mass of the compound. तो
परसेंटेज कॉम्पोजिशन एलिमेंट की या कंस्टिट्यूएंट की किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ दैट एलिमेंट और कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। मतलब इससे परसेंटेज पता चलती है कंपोजिशन की, यानी कि वाटर में कितना परसेंट हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। We know that the molar mass of water is 18.02 grams. Based on this, we can calculate the percentage of hydrogen and oxygen as shown. तो जब हमें परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालनी थी, यहाँ पर हमें पहले वाले में परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालनी है, तो हमने क्या फॉर्मूला दिखाया, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास एलिमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो नंबर ऑफ पार्ट्स कैसे निकले कि 2 × 1.0088, क्योंकि हाइड्रोजन के दो वैल्यू हैं, हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, तो 2 से इंटू कर दिया एक एटम हाइड्रोजन की वेट को अपॉन टोटल कंपाउंड में कितना वेट होता है 18, तो हमें पता इंटू 100 हमें पता चला 11.18 है। ठीक है, हाइड्रोजन का परसेंटेज। मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अगर देखा तो 16% अपॉन 18.02 है, इसको परसेंटेज में कैलकुलेटेड तो 88.79 है। ठीक है, ये हमें मिला। Thus, the percentage of oxygen and hydrogen in water is 88.79 and 11.18 respectively. यानी कि हाइड्रोजन की परसेंटेज कम है वाटर में और ऑक्सीजन की परसेंटेज ज्यादा है। Percentage composition helps us understand the quantitative data associated with a chemical compound. But how does one arrive at the chemical formula of a compound? In other words, how did scientists obtain the formula H2O? The chemical formula of a compound is derived from two parts, the empirical formula and the molecular formula. The empirical formula is defined as the formula which gives the simplest whole number ratio of the different atoms present in one molecule of the compound. For example, the empirical formula of water is H2O. This indicates that in water, 2 hydrogen atoms are present for each oxygen atom. Similarly, the empirical formula of glucose is CH2O. This indicates that there is 1 carbon atom for every 2 hydrogen and 1 oxygen atoms. Note that the empirical formula. इंपेरिकल फॉर्मूले से क्या समझ रहे हो आप? इंपेरिकल फॉर्मूला आपको ये बोलता है कि जैसे कि ग्लूकोज के बारे में इन्होंने बताया C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है, बट हम इंपेरिकल फॉर्मूला से ये समझते हैं कि जनरल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब ये कंपाउंड ग्लूकोज या शुगर्स जब भी बनानी होंगी तो वो किसी एक पर्टिकुलर स्केलेटल फॉर्मूले को फॉलो करेंगी जो है CH2O होल ब्रैकेट N। मतलब ग्लूकोज के सब कंपाउंड्स में, ग्लूकोज जैसे सब कंपाउंड में शुगर्स में जो कार्बन होगी और हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रेट है, ये शुगर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, CH2O है, CH2O से ही बना हुआ है कार्बोहाइड्रेट, एंड इसको इनटू किया जाता है N से, मतलब कितने कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है। अब ग्लूकोज जब 6 कार्बन का है तो सब जगह ये 6 लग जाएगा, C के आगे 6 लगा, C6 हो गया। H2 पहले से ही थे तो 2 को इंटू करा 6 से 12 हो गया, C6H12 एंड O में 6 आ गया, O6, तो ये 6 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट बन गया ग्लूकोज। ऐसे ही अगर किसी को 10 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट बनाना है तो C10 हो जाएगा, H क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 10 से इंटू हो जाएगा 2
एंड O क्या हो जाएगा, O10 हो जाएगा, H20O10। इस तरीके से जनरल फॉर्मूला जो होता है उसे एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एम्पेरिकल फॉर्मूला। मीन्स in the glucose, the carbon and hydrogen and oxygen are in this ratio. The single carbon, for every single carbon, empirical formula gives how many atom of that different elements. For every single carbon, there will be 2 hydrogens and 1 oxygen in the carbohydrate, in the glucose or in the sugars. General formula will become CH2O. CH2O. ठीक है, इस तरीके इन्हीं को एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। इज इट क्लियर? Yes. एम्पेरिकल फॉर्मूला में ये बताया जाता है कि कितने एटम्स हैं किस एलिमेंट के। The atomic ratio of the elements present in one molecule of the compound. Now, let's look at molecular formula. The molecular formula is defined as the formula which gives the actual number of atoms of these elements present in one molecule of a compound. In case of water, the molecular formula is H2O, same as the empirical formula, because one molecule of water contains 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. In case of glucose, the molecular formula is C6, H12O6. And one molecule of glucose has 6 carbon atoms, 12 hydrogen atoms, and 6 oxygen atoms. We have a compound CH2. The empirical gives us 2. Then we multiply 2 by the empirical formula and get C2. Let's say we have conducted an experiment and obtained a compound that has 29.11. Let's see what they are saying. Percentage composition, empirical formula, and molecular formula. अब ये वीडियो ये बता रही है कि हम कब कौन सा यूज करेंगे। हमारे पास 3-4 टर्म्स हैं, 3-4 तरह के फॉर्मूलेज हैं, और हम ये कैसे पहचानेंगे कि हमें कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है। मोलर मास कब यूज करना है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैलकुलेशन के वक्त कब यूज करनी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कब यूज करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला कब यूज करना है। तो दे आर टेलिंग दैट, तो पे अटेंशन। But when do you apply these calculations in chemistry? Let's say we have conducted an experiment and obtained a compound that has 29.11% sodium, 40.51% sulfur, and 30.38% oxygen. And the molar mass of the compound is 158.1 grams. How can we determine the empirical and molecular formula of this compound? First, we have to convert the mass percent to gram. As we have the values in mass percent, we can consider the value of the sample as 100 gram and then convert the percent values to gram. Next, we have to determine the number of moles of each element. Divide the mass of element in gram with the atomic mass of the element. The atomic masses of various elements can be identified from the periodic table. Therefore, the relative atomic mass of sodium, sulfur, and oxygen are 23, 32.1, and 16 respectively. On substituting the values in the equation, we get the number of moles for each element as 1.266 and 1.897. Next, calculate the simplest molar ratio. Divide the moles of various elements
present in the compound by the smallest quotient obtained as a result. This gives the simplest molar ratio. I think in this some of the extra materials are also given which are not present in your NCERT, but still observe it, watch this video, because it somehow it is in chemistry and it is a concept only. It can help you in developing any other further new concept. As 1:1:1.5. If the ratios are not whole numbers, then multiply the number with suitable integer to convert them into whole numbers. In this case, if we multiply all values by 2, we get all ratios as whole numbers. That is, 2:2:3. तो ये सारा कैलकुलेशन इन्होंने होल नंबर्स लाने के लिए किया, बिकॉज होल नंबर्स डेफिनेशन क्या बोल रही थी, होल नंबर के बारे में बोल रही थी. Of moles for each element as 1.26 ठीक है. mass of element in gram with the atomic mass of the element. The atomic masses of various elements can be identified from the periodic table. Element as 1.266. We get the number of moles for each element as 1 by the smallest quotient obtained. If we multiply all values by 2, we get all ratios as whole numbers. That is, 2:2:3. Write the empirical formula by mentioning the numbers after writing the symbols of respective elements. आपका एक क्वेश्चन है, ये एक्चुअली में जो इन्होंने टेबल बनाया है और जो समझा रहे हैं, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना सिखा रहे हैं. किसी कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला या फिर मॉलिक्यूलर मास आपको पता हो तो हाउ विल यू गेट टू द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड, वो इनकी कोशिश है. First, write the element symbols next to each other. Then, अब ये सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला आपको सिखा रहे हैं लिखना. इट इज अ एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड जिसमें ये जो टेबल है उससे तीनों एलिमेंट से ये एक फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं, सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन. ठीक है, और ये इस फॉर्म में इसे लिखेंगे. सबसे पहले सोडियम आएगा, फिर सल्फर आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा. याद करो, हमने केमिकल फॉर्मूले लिखने सीखे थे. We have written chemical formula. कैसे हमने लिखना सीखा था? पहले मेटल को लिखते हैं, फिर मैम पहले मेटल का सिंबल, देन नॉन मेटल का, नीचे उनकी वैलेंसी लिख के क्रॉस LHS इक्वल RHS बन गया था. अब ये इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना सिखा रहे हैं. हम क्रॉस देम ईच अदर. हाँ, ये इसका एक स्टेप बाय स्टेप टेबल होता है. टेबल के फॉर्म से हम लोगों को एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखवाया जाता है. सबसे पहले सिंबल लिखते हैं उन एलिमेंट्स के, परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिखते हैं. इनमें से ये दी भी जा सकती है, हमें ये एग्जाम में दी जा सकती है क्वेश्चन पेपर में. फिर मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास दे दिया इस कंपाउंड का. देन ये मोलर मास हमको ये ऐड करके भी मिल सकता है. 29, 40 और 30 को ऐड करके मिला है हमें. वैल्यू इन ग्राम्स का कॉलम आ गया. फिर रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉलम आ गया. नंबर ऑफ मोल्स इन ईच का कॉलम आ गया. मोलर रेशियोज, देन सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियोज. तो ये सब चीजें हैं हमारे पास. अब इससे देखना है हमें कि किस तरीके से ये क्या लिखवा रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू टेल अस व्हाट इज द वे वी कैन गेट अ सिंपल मोलर, वी कैन गेट अ सिंपल एम्पेरिकल फॉर्मूला. ये बता रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू टेल अस हाउ वी कैन गेट अ सिंपल empirical formula or how we can write a simple empirical formula. Insert the obtained number ratio at the lower right hand corner of each symbol. This gives the empirical formula of the compound. तो होल नंबर को हमने साइड में लिख दिया, Na2S2O3. ये हमारा empirical formula बन गया.
that is Na2StO3. Now, let's see the steps to determine the molecular formula. अब ये स्टेप्स को दोबारा से बता रहे हैं, इस पे ध्यान दो. First, calculate the empirical formula mass. The empirical formula mass can be obtained by adding the atomic masses of all the atoms present in the empirical formula. एटॉमिक सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को ऐड कर लेंगे, which is 158.1 gram. Now, divide the molar mass by the empirical formula mass to identify the value of N, which we get as 1. Then, molecular formula of a compound can be determined by multiplying empirical formula of the compound with N. In this case, the molecular formula will be the same as the empirical formula. That is, Na2S2O3. यहाँ पर बताया है आपको. आई थिंक आपकी दूसरी क्लास शुरू हो गई है. So I am ending the class here.